नमस्कार दोस्तों, एलएलबी जंक्शन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि तलाक क्या होता है, तलाक के नियम और शर्त क्या हैं, तलाक हम किस प्रकार से ले सकते हैं। पर इसके लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी जानकारियाँ लाता रहूँ। यहाँ हम ये जिक्र करेंगे कि तलाक क्या होता है, तलाक किस किस प्रकार का होता है, तलाक की याचिका हम लोग कैसे दाखिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तलाक आखिर होता क्या है। दोस्तों, शादी एक ऐसा समय होता है जब दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाते हैं। पर वहीं कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ आपसी सहमति नहीं होने के कारण तलाक लेने की नौबत तक आ जाती है। तलाक लेने के लिए बहुत सारी वजह हो सकती है। यहाँ आपसी सहमति की कमी हो सकती है, परिवार में विवाद का मामला हो सकता है, या फिर परिवार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का भी मामला बन सकता है, जिस कारण कि तलाक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं आखिर तलाक होता क्या है। यह कानूनी कार्रवाई द्वारा विवाह की समाप्ति है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की याचिका दाखिल की जाती है न्यायालय में, ताकि विवाह को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। यानी न्यायालय द्वारा विवाह को खत्म करना ही तलाक है। दोस्तों, अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में तलाक लेने की कितनी सारी प्रक्रिया है। दोस्तों, भारत में तलाक लेने के लिए दो प्रक्रिया है, एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से, दूसरा कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल कॉन्सेंट यानी आपसी सहमति से, और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स मतलब कि आपको न्यायालय में याचिका दाखिल करके कानून के द्वारा जो तलाक प्राप्त होता है वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स होता है। दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स किस प्रकार लिया जा सकता है। तो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 13B में इसका जिक्र किया गया है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से यानी आपसी सहमति से विवाह का खात्मा कर सकते हैं, यानी डाइवोर्स ले सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स प्राप्त करने के लिए आपको सम्मिलित रूप से याचिका न्यायालय में दाखिल करना पड़ता है। उसमें यह लिखा होता है किस कारण बस डाइवोर्स लेना चाहते हैं या विवाह का खंडन करना चाहते हैं। उसके कुछ नियम और शर्तों के साथ याचिका दाखिल की जा सकती है। याचिका कुछ नियम और शर्तों के साथ दाखिल किया जा सकता है, जिसमें पत्नी अपने मासिक भत्ते की मांग भी कर सकती है। याचिका दाखिल करने से पूर्व दोनों पक्षों का 1 साल से अलग अलग रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप न्यायालय में याचिका दाखिल नहीं कर पाएंगे। न्यायालय में याचिका दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों का शपथ पत्र का भी होना आवश्यक है, साथ ही साथ एक फोटोग्राफ और आधार कार्ड का भी होना अति आवश्यक है। न्यायालय में याचिका दाखिल करने के बाद न्यायालय आपको 6 महीने का वक्त देती है, ताकि आप इस विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स को रोक सकें। 6 महीनों के दरमियान अगर आप दोनों में आपसी सहमति बन जाती है और आप डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो अपनी याचिका को पुनः वापस ले सकते हैं। याचिका दाखिल करने के बाद न्यूनतम समय 6 महीने और अधिकतम समय 18 महीने का होता है। अगर 18 महीने के अंदर आप न्यायालय परिसर में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी याचिका खारिज कर दी जाती है। न्यायालय में 6 महीने का समय सीमा खत्म हो जाने के बाद दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया जाता है, ताकि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बन सके। अगर मध्यस्थता केंद्र में दोनों पक्षों की आपस में आपसी सहमति नहीं होती है तो न्यायालय दोनों पक्षों के पक्ष में डिग्री पारित कर देती है। दोस्तों, हम यह बात करते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स क्या होता है। कंटेस्टेड डाइवोर्स में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष का होना अनिवार्य है। दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं। न्यायालय में याचिका दाखिल करने के बाद द्वितीय पक्ष को सम्मन भेजा जाता है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी किसी प्रकार का न्यायालय से सम्मन आए तो उसको इग्नोर ना करें। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जाएगी। अगर यहाँ किसी कारण बस न्यायालय में सम्मन के आधार पर द्वितीय पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होते हैं तो याचिकाकर्ता यहाँ दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन देते हैं और उसके द्वारा द्वितीय पक्ष को सूचना दी जाती है। अगर इसके बावजूद न्यायालय में द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध न्यायालय में एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है, यानी याचिकाकर्ता के पक्ष में डाइवोर्स की डिग्री पारित कर दी जाती है। यहाँ आप किसी प्रकार की कोई समय सीमा की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ न्यायालय में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हैं या डाइवोर्स लेने की क्या वजह है। अगर आप ये साबित करने में सक्षम हैं तो आपको डाइवोर्स की डिग्री जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। यहाँ को भी पत्नी CRPC की धारा 125 के तहत
मासिक भत्ते का दावा भी कर सकती है। साथ ही साथ दोनों पक्षों का अगर कोई बच्चा है तो अपने चाइल्ड कस्टडी का भी दावा किया जा सकता है। शादी करने के बाद अगर दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार की सम्मिलित संपत्ति की खरीदारी की गई है तो दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ जानते हैं कि धर्म के अनुसार तलाक की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के आधार पर तलाक की प्रक्रियाएं भी अलग अलग है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जिसमें सिख, जैन, बौद्ध शामिल है। ईसाइयों के लिए तलाक अधिनियम 1869 और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 है। मुसलमानों के लिए तलाक की प्रक्रिया डिवोर्स ऑफ डिवोर्स और द डिसॉल्विंग ऑफ मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉ ऑफ डाइवोर्स एंड द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 और मुस्लिम महिला अधिनियम मुस्लिम वुमेन एक्ट 1886 द्वारा नियंत्रित है। साथ ही अब बड़ा 3 तलाक कानून भी पारित कर दिया जा चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। पारसियों के लिए यह पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 है और अन्य सभी धर्मों और सामान्य मुद्दों के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 का पालन करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद।